हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आकाश चमलगाय और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल बाला नेत्र द हिडन आई पे। तो जैसा कि आप लोगों ने वीडियो के टाइटल में देखा कि आज हम लोग किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम लोग बात करेंगे चाणक्य के सप्तांग सिद्धांत और उसका जो रेलिवेंस है प्रेजेंट के टाइम पे, उस पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो हम अक्सर ऐसे बयान सुनते हैं जिनमें आरोप ये लगाया जाता है कि भारत में स्ट्रेटेजिक कल्चर नहीं। अफसोस की बात तो यह है कि ये बात हम विदेशियों की तुलना में भारतीयों से अधिक सुनी जाती है। तो ऐसे में इसके काउंटर में हमारे कुछ स्कॉलर्स और थिंकर्स ने कई सारे बुक्स लिखे, क्योंकि उनका यह मानना था कि अतीत में जो लोग भारत के वजन को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर शक्ति के प्रभावी अभ्यास में तब्दील होते नहीं देखना चाहते थे, उन्होंने ही इस विचार को या फिर आप कह सकते हो इस भ्रम को पाला और फैलाया। वेस्ट का कहना था इंडिया लैक्स स्ट्रेटेजिक कल्चर ड्यू टू इट्स हिस्ट्री। स्ट्रेटेजिक कल्चर से उनका कहना था अंतर्राष्ट्रीय संबंध में कैसे काम करना चाहिए, प्रशासन की जो गहनताएं है, जो नुएंसेस है, जो बारीकियां है, जो समस्याएं है, उनका अगर समाधान आपको चाहिए तो आपको यूरोपियन स्कॉलर्स को पढ़ना होगा, वेस्टर्न टेक्स्ट को पढ़ना पड़ेगा। जब हम इनके बुक्स या टेक्स्ट की बात करते हैं तो हम देखते हैं अच्छा ये रिपब्लिक थी, ये स्टैट्समैन थी, ये लॉज द प्रिंस, तो आपको भी लगता है इन्होंने तो प्योरली एडमिनिस्ट्रेशन की बात की है, इन्होंने तो उन पर आने वाले चैलेंजेस की बात की है और उनके सॉल्यूशंस भी दिए हैं। ऐसे में फिर आपको भी लगेगा कि ये बुक्स अगर हम पढ़ेंगे तो हम ज्यादा प्रैक्टिकल होंगे और फिर आपको भी लगने लगेगा कि हमने तो ये जो सारा ज्ञान जो है ये तो यूरोप से ही लिया है। फिर एक कॉन्सेप्ट निकल कर आता है जिसे कहते हैं यूरोसेंट्रिज्म। जब हम पॉलिटिकल थॉट पढ़ते हैं वहां पर भी हम यूरोसेंट्रिक विजन देखते हैं। कई सारे यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में यही कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जाते हैं ताकि हम सबको ये लगे कि यही कुछ एस्टैब्लिश प्रिंसिपल्स है, सिद्धांत है जो एक्चुअली डिफाइन करती है अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कैसे काम करना चाहिए। वेस्टर्न एकेडमिक्स का यह कहना था कि इंडिया में जो बुक ओरिजिनेट हुए हैं दे आर मोर स्पिरिचुअल इन नेचर, यानी कि यहां पर तो आध्यात्मिक धार्मिक टेक्स्ट बने हैं, पुराण और कहानियां ज्यादा है, ग्लोबल पॉलिटिक्स या एडमिनिस्ट्रेटिव इंसाइट हमें कुछ मिलता ही नहीं। यहां तो ज्यादातर आइडियोलिस्ट विचारों की बातें हमें देखने को मिलती है, एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड की बात होती है, कोई रियलिज्म नहीं, कोई प्रैक्टिकल आइडियाज हमें इंडियन टेक्स्ट में देखने को नहीं मिलते। यानी कि हमारे पास हमारे इतिहास में कुछ ऐसा था ही नहीं कि हम दुनिया को बता सके कि देखिए ये था हमारे पास। और हम जो अपने बारे में जानते भी है, जो समझते भी है, जो हम अपने आप को जो देखते हैं वो भी यूरोपियन पावर के दिए गए चश्मे से हम अपने आप को देखते हैं। तो ऐसे में एक काउंटर ये आता है कि देखिए ऐसा है कि किसी भी समय और किसी भी भूगोल में किस तरीके से समस्याओं का समाधान ढूंढा जाता है वो दरअसल हर जगह अलग अलग हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि आपके वहां रिलीजन या धर्म की जो डेफिनेशन है वो हमारे यहाँ के डेफिनेशन से अलग हो सकता है। आपका एक्सपीरियंस रिलीजन के साथ खराब था, बुरा था, क्योंकि अगर आप यूरोप की मेडाइवल हिस्ट्री को देखोगे तो वहां पर हम देखते हैं डार्क एज ऑफ यूरोप। वहां पर हमने देखा कि जो क्रिश्चियनिटी है वो वहां के प्रशासन के डिफरेंट एंगल में इंटरफेयर करती थी। ऐसे में जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होते थे वो चाहकर भी अपने लोगों के लिए, अपने स्टेट के लिए अच्छे डिसीजंस नहीं ले पाते थे ड्यू टू सम सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ सम रिलीजियस पर्संस। जो लोग वहां पे यानी कि उनके चर्चेस और रिलीजियस प्लेसेस में इंपॉर्टेंट पोजीशन में थे, उनके जो सेल्फ इंटरेस्ट है, उनका जो अपना इंटरेस्ट है वो कॉम्प्रोमाइज ना हो, उस हिसाब से वहां पर लॉज बनाए गए थे। ऐसे में बाद में उन्होंने कहा कि आवर सिस्टम शुड हैव क्लियर डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन, यानी कि अगर अब हम एडमिनिस्ट्रेशन या स्टेट के किसी लॉज को लेके बात करेंगे तो वहां पर हम सिर्फ वही बात करेंगे
कोई रिलीजियस एंगल वहां पर हम लेके नहीं आने वाले, क्योंकि धर्म को लेके, रिलीजन को लेके उनका एक्सपीरियंस खराब था, आउटकम उधर नेगेटिव था। तो ऐसे में उन्होंने स्टेट और रिलीजन को डिफरेंस किया, उन्होंने स्टेट और रिलीजन को अलग अलग रखा। उन्होंने कहा कि अब अगर कुछ कॉन्सर्न बात होगी एडमिनिस्ट्रेशन को लेके या फिर स्टेट के किसी लॉज को लेके, तो वहां पर सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन की बात होगी या फिर उस लॉज की बात होगी, रिलीजन का कोई एंगल हमें देखने को नहीं मिलेगा। पर अगर आप भारत के इतिहास को देखोगे तो यहां तो हमें दिखता है कि भारत में तो प्रशासन और धर्म एक ही सिक्के के दो पहलू थे। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में तो स्टेट एंड रिलीजन वर गोइंग हैंड इन हैंड। एंशिएंट फेज में हमने राजधर्म की बात की, यानी कि राजा के लिए धर्म का फॉलो करना जरूरी है। जब हम धर्म की बात करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ कोई रीति रिवाज नहीं हो। हमारे यहां के कॉन्टेक्स्ट में धर्म माने ड्यूटी, यानी कि कर्तव्य। तो धर्म का वाइडर मीनिंग है कि अपने कर्तव्यों का पालन करना। अगर आप राजा हैं तो आपका एक धर्म है अपने राज्य के प्रति, आपका कर्तव्य है अपने प्रजा के प्रति। ठीक उसी तरह हम सब जो अपना काम करते हैं, हम सबका यह धर्म है, यानी यह कर्तव्य है कि हम अपना काम बेस्ट करें। हम हमारे धर्म से भटके ना, उसके लिए हमें कुछ रिलीजियस प्रिंसिपल्स बताए गए थे। हमें बताया गया कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो उसे पाप माना जाएगा, इससे आपका नुकसान हो सकता है। तो एक्चुअली those things were created so that we can do our work in a better way। हमारा जो समाज है वो अच्छी तरह ऑर्गेनाइज्ड हो, उसके लिए ये कुछ चीजें बनाई गई थी। ये सारी चीजें हमने वेस्ट में भी देखा था, पर वहां हमने नेगेटिव आउटकम ज्यादा देखा और यहां हमने पॉजिटिव आउटकम ज्यादा देखा। तो ऐसे में उस समय हमारे यहाँ इंडिया में जो टेक्स्ट भी बने वहां पर भी हमें एक आध्यात्मिक दिशा देखने को मिलता है। तो ऐसे में वेस्ट का ये कहना कि इंडिया में स्ट्रेटेजिक कल्चर नहीं था, हमारे हिसाब से तो बिल्कुल गलत है। आपको क्या लगता है? आप अपने विचार जरूर कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना, लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे तो आई डोंट एग्री विद। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अच्छा ठीक है, उन्होंने कह दिया और हमने पढ़ लिया। वैसे भी हमारे यहाँ तो कहा जाता है कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, आपको जहां कहीं से भी सीखने को मिले आपको सीख लेना चाहिए। तो फिर दिक्कत क्या है? दरअसल कि जिस तरीके से काम करता है कई बार हम उसको नजरअंदाज कर देते हैं, हमारी नजर वहां तक नहीं पहुंचती। दिक्कत तब होती है जब उसको इंटेलेक्चुअल कॉलोनियलिज्म की तरह यूज किया जाता है। दुनिया में जब कभी भी प्रोग्रेसिव नैरेटिव की बात हो तो यह माना जाए कि यूरोप सबसे आगे है। ऐसे में हमारी सोच जो बन जाती है वो ये बनती है कि यूरोप ऑलवेज अहेड इन द स्टोरी। यूरोप हमेशा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनता रहता है। फिर साइकोलॉजिकली अगर आप ये मानोगे कि वेस्ट जो है वो यहां है और आप जो हो वो यहां, तो ऐसे में आप हमेशा इसी मानसिकता के साथ ही खुद को जोड़ पाओगे, चाहे आप ग्लोबल पॉलिटिक्स की बात करो या एडमिनिस्ट्रेशन की। आपके पास जो अच्छे इंसाइट हो सकते हैं आपके इतिहास में, उसको आप जानोगे नहीं, उसका प्रयोग नहीं करोगे, तो फिर आप दुनिया में जितने भी प्रॉब्लम्स है, जितनी भी समस्याएं है, उसका समाधान आप हमेशा वेस्ट में ही ढूंढोगे। तो फिर होता यह है कि आप अपने इतिहास को नजरअंदाज कर दोगे। आपके पास जो सॉल्यूशंस हो सकते हैं, आपके इतिहास से जो सीखने वाली चीज होती है, वहां तक आपकी नजर पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि आपने तो आइडियल उन्हें मान बैठा है। तो इसीलिए हमें हमारे इंडियन टेक्स्ट को भी पढ़ना और समझना चाहिए, क्योंकि हमारे यहां भी रियलिस्ट थॉट और प्रैक्टिकल आइडियाज के बारे में देखने को मिलता है। हाँ, उसका जो तरीका है वो थोड़ा अलग हो सकता है। अब इंडिया में स्ट्रेटेजिक कल्चर नहीं है, इस बात को पूरी तरह से गलत साबित करता है हमारा एंशिएंट टेक्स्ट अर्थशास्त्र बाय विष्णुगुप्त उर्फ चाणक्य उर्फ कौटिल्य। इसी अर्थशास्त्र के ज्ञान से स्थापना हुई मौर्य जैसे साम्राज्य की, जो सेंट्रल और नॉर्दर्न इंडिया के साथ साथ प्रेजेंट डे ईरान के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ है। तो आइए आज हम बात करते हैं अर्थशास्त्र में दिए गए सप्तांग सिद्धांत के बारे में और उसके जो 7 अंग है उसके बारे में, और उसका जो प्रेजेंट रेलिवेंस है आज की तारीख में, उसके बारे में
जानते हैं और वीडियो में आगे बढ़ते 1904 में आर रामा शास्त्री नाम के एक व्यक्ति ने, जो लाइब्रेरियन थे मैसूर ओरिएंटल लाइब्रेरी के, उन्होंने अर्थशास्त्र को रीडिस्कवर किया। तंजौर के एक पंडित ने उनको ये लाके दिया था। ये फिर 1909 में जैकोबी ने इसको जर्मन में ट्रांसलेट किया और फिर 1915 में आर रामा शास्त्री ने ही इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। ये उस समय लिखा गया था जब भारत में 16 महाजन पद हुआ करते थे और छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे भारत में। खासतौर पर अगर नॉर्दर्न इंडिया की बात करें तो वहां बहुत ही छोटे छोटे राज्य थे। नॉर्दर्न इंडिया यूनाइटेड, मतलब यूनिफिकेशन उसका नहीं हुआ था। तो अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण है, यानी कि 15 पार्ट्स है, 150 अध्याय है, 6000 श्लोक है और 180 टॉपिक्स है। अर्थशास्त्र को नीति शास्त्र भी कहा जाता है। इसमें सरकार के 34 विभागों को वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि आखिर कौटिल्य ने अपने रचना को अर्थशास्त्र नाम क्यों दिया। इसका मतलब क्या है? अर्थ सुनते ही आपके दिमाग में भी आमतौर पर आया होगा कि कौटिल्य ने शायद इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ थ्योरीज या सिद्धांत दिए होंगे, लेकिन कौटिल्य के अर्थशास्त्र में तो सोशल वेलफेयर यानी कि समाज के कल्याण के विषयों पर, मुद्दों पर पड़ताल की गई है। सामूहिक नैतिकता की बातों कर रहे हैं जो समाज को एक साथ रखती है। विभिन्न विषयों पर राजा को सलाह भी देते हैं। तो ऐसे में आखिर कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ऐसा क्या लिखा गया? तो दरअसल कौटिल्य के अर्थशास्त्र में स्पेशली स्टेटक्राफ्ट के ऊपर बात की गई है, क्योंकि चाणक्य के मुताबिक जो अर्थ का मतलब है, जो अर्थ है, वो चाणक्य जिस अर्थ की बात कर रहे हैं वो मेटेरियल वेलबींग की बात कर रहे हैं, यानी कि भौतिक कल्याण की बात कर रहे थे। ये कोई इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई बुक नहीं है। हाँ, यहां पर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड विषयों पर उन्होंने बात की है, 180 विषयों पर उन्होंने बात की है, लेकिन अर्थ शास्त्र का मतलब सिर्फ इकोनॉमिक्स से रिलेटेड थ्योरीज ही उन्होंने अपने बुक पे नहीं लिखा है। उन्होंने स्टेटक्राफ्ट के ऊपर स्पेशली बात की है। सुखस्य मूलम धर्म, धर्मस्य मूलम अर्थ, अर्थस्य मूलम राज्यम, राजस्य मूलम इंद्रियश्च। यानी कि सुख का मूल है धर्म, धर्म का मूल है अर्थ, अर्थ का मूल है राज्य और राज्य का मूल है इंद्रियों पर विजय। एंशिएंट टाइम में भूमि यानी लैंड को भौतिक कल्याण सुनिश्चित करने का मुख्य स्रोत माना जाता था। तो कौटिल्य ऐसे में जिस मटेरियल वेलबींग या भौतिक कल्याण की बात कर रहे थे वो सीधे सीधे लैंड की बात कर रहे थे। उनका मानना था कि राज्य को, लैंड को एक्वायर करना राज्य के लिए स्वाभाविक है। उन्होंने राजा को अपना साम्राज्य विस्तार करने की सलाह दी थी। उनके मुताबिक अगर आप राजा है तो आपको लैंड को एक्वायर करना चाहिए और सबसे पहले अपने पड़ोसी देश का लैंड एक्वायर करना चाहिए, क्योंकि पड़ोसी स्वाभाविक रूप से आपके दुश्मन होते हैं, ऐसा उनका मानना था। इसीलिए दो आपस के राज्यों के बीच का संबंध जो है वो सिर्फ और सिर्फ युद्ध का संबंध होता है। यानी कि कौटिल्य रिलेशन ऑफ वॉर की बात कर रहे थे। कौटिल्य अर्थशास्त्र में आर्ट ऑफ वॉर की भी बात करते हैं। इसीलिए अर्थशास्त्र को जियोपॉलिटिक्स का पहला टेक्स्ट बुक भी कहा जाता है। डार्विन के सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की थ्योरी से प्रभावित होकर जर्मन के जियोग्राफर फ्रेडरिक राटजेल ने 1897 में एक सिद्धांत दिया जिसे हम थ्योरी ऑफ स्टेट के नाम से जानते हैं। उनका कहना था, एक राज्य एक जीव के समान है जिसमें जीवित रहने और समृद्ध होने के लिए दोनों बढ़ते और विस्तारित होते। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं थ्योरी ऑफ स्टेट की क्यों बात कर रहा हूं, हम तो साप्तांग को समझने आए हैं। तो देखिए, ऐसा है, चाणक्य ने अंग शब्द का इस्तेमाल किया था। उन्होंने 7 अंगों की बात की थी जो जरूरी है किसी भी राज्य को प्रोस्पर होने के लिए, समृद्ध होने के लिए। तो कहीं ना कहीं राटजेल भी यही बात बोल रहे थे, क्योंकि उन्होंने राज्य को जीव के साथ तुलना किया था। राज्य की तुलना उन्होंने जीव के साथ की थी। तो इसी वजह से अर्थशास्त्र को थ्योरी ऑफ स्टेट का एक उदाहरण भी कहा जाता है।
हम जब राजनीति की बात करते हैं तो हमें मालूम है कि राजनीति से राज्य जुड़ा हुआ है। अब ये जो राज्य की डेफिनेशन है ये कौटिल्य की और वेस्ट की अलग अलग है। वेस्ट में कहा जाता है कि स्टेट का मतलब होता है एक टेरिटोरी हो, उस टेरिटोरी पर कुछ लोग रहते हो, पॉपुलेशन हो, उसके ऊपर एक सरकार हो और वो सरकार संप्रभु हो, सोवरेन हो। यह आधुनिक संज्ञा है, वाइडली पॉपुलर है, हम सबको मालूम है। पर जो स्टेट क्राफ्ट है, यानी स्टेट को चलाने के लिए, स्टेट के इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए जो नीतियां या लॉज होंगे वो स्टेट से अलग होंगे। पर कौटिल्य कहते हैं बस यही थोड़ी सी चूक हो गई आपसे, चीजें इतनी सिंपल नहीं होती अंतरराष्ट्रीय राजनीति में। आप स्टेट और स्टेट क्राफ्ट को अलग नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी राज्य के एस्टैब्लिशमेंट से जुड़ी होती है ये नीतियां, जिसके आधार पर आपको अपने स्टेट के इंटरेस्ट को सिक्योर करना होगा, अपने राज्य के हितों को साधना होगा। इसके लिए आपको 7 प्रकृति यानी 7 अंगों को मानकर चलना होगा। स्वामी, अमात्य, जनपदा, दुर्ग, कोश, दंड, मित्र। स्वामी यानी शासक यानी राजा। चाणक्य कहते हैं जो स्वामी है, जो राजा है, वो सोल है, आत्मा है किसी भी राज्य के, और बाकी के 6 प्रकृति और बॉडी पार्ट्स है। इन 6 प्रकृति को एक ऑर्डर पे रखना होगा और इसका मुख्य दायित्व वो राजा को यानी स्वामी को देते हैं, क्योंकि इन सब में सबसे ज्यादा पावरफुल जो होता है वो राजा होता है। और इसी वजह से ये राजा का धर्म है यानी कर्तव्य है कि वो अपने राज्य के बाकी के जो 6 अंग है उसको भी मजबूत करके रखे, ताकि उसका जो राज्य है वो समृद्ध हो सके। लेकिन अगर स्वामी ही कमजोर हो गया यानी राजा ही कमजोर हो गए तो फिर बाकी के 6 अंग, 6 प्रकृति भले चाहे जितने भी मजबूत क्यों ना हो, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो कमजोर राजा कभी भी आपके राज्य को बर्बाद कर सकता है। चाणक्य कहते हैं आप राजा बन गए, इसका मतलब यह नहीं कि आप अपनी मनमानी करोगे, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप वहां पर हो तो किसी विशेष कर्तव्य के लिए हो, और वो हर एक प्रकृति जो वहां पर है तो वो हर एक अपने अपने किसी विशेष कर्तव्य के लिए वहां पर है। तो ऐसे में इन बाकी के जो 6 अंग है उनको भी मजबूत बनाना होगा, ताकि आपके राज्य की क्षमता वृद्धि हो सके। अब सवाल ये कि राज्य की क्षमता या फिर आप कह सकते हो स्टेट की कैपेसिटी कैसे तय। एक वर्ड बड़ा पॉपुलर है जियोपॉलिटिक्स, गनबोट डिप्लोमेसी। अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने इस वर्ड का यूज किया, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर मार्गरेट थैचर ने भी इस वर्ड का इस्तेमाल किया। इसका मतलब क्या है? जिसके पास पावर है वो अपने पावर के दम पे अगर कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट भी हो रही है तो वो अपने हक में उस कॉन्फ्लिक्ट का सलूशन निकाल सकता है। यानी कि आपकी स्टेट की कैपेसिटी डिसाइड करने वाली है कि आपके स्टेट के लोगों का वर्तमान और भविष्य क्या होने वाला है। तो ऐसे में स्टेट की कैपेसिटी या फिर आप कह सकते हो राज्य की क्षमता को बढ़ाना बहुत जरूरी है, और इसकी प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी चाणक्य देते हैं स्वामी को यानी राजा को। अब ये जो स्टेट की कैपेसिटी है, इससे चाणक्य का मतलब क्या था? चाणक्य स्टेट की कैपेसिटी या फिर राज्य की क्षमता से केवल ऑफेंसिव या डिफेंसिव पावर की बात नहीं कर रहे थे। आसान भाषा में कहे तो सिर्फ गोला बारूद और मिसाइल की बात नहीं कर रहे थे। उनका कहना था कि गोला बारूद मिसाइल ये भी जरूरी है आपके स्टेट के लिए, लेकिन सिर्फ इससे ही काम नहीं चलेगा। आपको यूनिडायमेंशनल नहीं सोचना है, आपको दूसरे तरीके से सोचना है, आपको ऐसे सोचना है, आपको राजा की तरह सोचना है। क्योंकि कौटिल्य कहते हैं देयर इज नो ग्लोबल गवर्नमेंट यानी एनार्की है। कोई ऐसी सरकार नहीं है जिसके सभी देश सुनने को तैयार हो। ऐसे में हर कोई अपने बारे में सोचेगा, हर कोई अपने नेशनल इंटरेस्ट के बारे में सोचेगा, तो फिर ऐसे में आपकी स्टेट की जो सिक्योरिटी है वो खतरे में आ सकती है, क्योंकि आप किसी और पर भरोसा नहीं कर सकते। नहीं, तो आपको अपने स्टेट के पावर को बढ़ाना होगा, और इसके लिए आपको अपने स्टेट की कैपेसिटी यानी अपने राज्य की क्षमता को बढ़ाना होगा। तो ऐसे में चाणक्य ये एडवाइस देते हैं राजा को कि आप जब कभी भी अपने राज्य में कोई नीति या कोई लॉ बनाना चाहे तो उसके लिए आपको अपने साथ एक्सपर्ट्स को जरूर रखना चाहिए।
क्योंकि हो सकता है आप राजा हो, आप में बहुत सारे गुण हो, लेकिन आप हर चीज में एक्सपर्ट नहीं हो सकते। एक जनरल आइडिया होना अलग बात है और एक्सपर्ट होना अलग बात है। तो ऐसे में आपको अपने राज्य में जो एक्सपर्ट्स है उनसे आपको सलाह लेने की जरूरत है। अगर आप किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो सिक्योरिटी के मामले में हो या फिर इकोनॉमिक्स के मामले में हो, किसी भी मामले में अगर आप कोई नीति या लॉ बनाना चाहे तो कौटिल्य ने एक और बात कही। उन्होंने कहा कि स्वामी को जो नॉन ट्रेडिशनल चैलेंजेस है उस पर भी उतना ही ध्यान देना चाहिए जितना कि वो ट्रेडिशनल खतरों पर दे रहे हैं। ट्रेडिशनल खतरा यानी कि जो आपको पता है कि ऐसा हो सकता है या फिर ऐसा होने वाला है या फिर ऐसा होगा, उसके लिए तो आप भी प्रिपेयर्ड हो रहे होंगे। लेकिन जो नॉन ट्रेडिशनल चैलेंजेस है, जो नॉन ट्रेडिशनल खतरा है, यानी कि जो अभी तक आया नहीं है पर आ सकता है, किसी एक्सपर्ट ने आपको कहा कि आने वाले दिनों में शायद हमें यह खतरा दिख सकता है, तो ऐसे में आप उस खतरे को इग्नोर नहीं कर सकते। आपको उसे भी उतना ही बराबर इंपॉर्टेंस देना होगा। आज के दिन में जो हम सुनते हैं साइबर वॉरफेयर, हाइब्रिड सिक्योरिटी, इन जो समस्या, ये जो खतरे हैं, इन पर जो दुनिया के इतने सारे देश जो काम कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि चाणक्य ने इसके बारे में बहुत पहले ही क्लियर इनसाइट दी थी? हैदराबाद में स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी में पासिंग आउट परेड के दौरान नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल कहते हैं कि सिविल सोसाइटी इज न्यू फ्रंटियर ऑफ वॉर, 4GW, यानी कि वो कह रहे हैं फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर है। यानी कि डोभाल जी कह रहे थे, अगर सोसाइटी में हमारे ही बीच के कुछ लोग अपने ही लोगों को अपने देश के खिलाफ भड़काए, वो उनको प्रोवोक करे कि आप अपने देश के खिलाफ खड़े हो जाओ, तो ये भी देश की संप्रभुता के लिए खतरा है, ऐसा वो कह रहे थे। और चाणक्य ऐसे नॉन ट्रेडिशनल चैलेंजेस पर ध्यान देना राजा की ड्यूटी है, ये बात उस टाइम पे बोल रहे थे। चाणक्य कहते हैं योर पॉलिसी डिसीजन शुड बी होलिस्टिक, यानी कि वो कह रहे हैं कि अगर कोई समस्या आई है और आपने उसका समाधान निकाला, हल निकाला, तो आपको खुश होने की जरूरत नहीं है। नहीं, आप खुश नहीं हो सकते। यह समस्या आई क्यों, यह समस्या आने वाले दिनों में ना आए, उसके लिए राजा को सोचना चाहिए, उसके लिए आपको पॉलिसीज बनानी पड़ेगी, ऐसा चाणक्य बोल रहे थे। फिर वो कहते हैं राजा के 60 क्वालिटीज होना चाहिए और उसमें भी बौद्धिक शक्ति, इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ सर्वोच्च होना चाहिए। उसके अलावा वो और भी कई सारे क्वालिटीज की बात करते हैं, जैसे वो कहते हैं राजा को ट्रूथफुल होना चाहिए, शारीरिक शक्ति संपन्न होना चाहिए, क्योंकि अगर फिजिकली स्ट्रांग ना हो तो फिर मानसिक रूप से भी वो प्रिपेयर्ड नहीं हो सकता। फिर वो कहते हैं राजा को चित्त से मजबूत होना चाहिए, क्योंकि अगर राजा किंग चित्त से मजबूत ना हो तो फिर हनी ट्रैप में फंस सकता है, और अगर गलती से राजा हनी ट्रैप में फंस गया तो फिर राज्य का भविष्य भी ट्रैप हो जाएगा। राजा का पहला धर्म है अपने राज्य की संप्रभुता का रक्षा करना। कोई दूसरा राजा आपके राज्य को कब्जा ना कर सके, इस पर आपको खास ध्यान देना होगा। पहली बात तो कहते हैं कि आप पे इतनी शक्ति होनी चाहिए कि कोई दूसरा आपके राज्य पर आक्रमण करने की सोचे भी ना। लेकिन अगर किसी ने आपके राज्य पर आक्रमण किया है तो आप में जवाबी हमला करने की इतनी शक्ति होनी चाहिए कि भविष्य में कभी भी वो ये गलती फिर ना करे, ये हिम्मत फिर ना करे, और बाकियों को भी पता चले कि अतीत में किसी ने ऐसा किया था तो उसका क्या हाल हुआ था। कौटिल्य इज वेरी क्लियर अबाउट इट। करना पड़ता है, क्योंकि कोई भी चीज नई नहीं है। कौटिल्य कहते हैं आश्चर्य होने वाली कोई बात नहीं है, यह सब समीकरण है। अपने अंगों को देखिए, उनके गुणवत्ता को समझिए, इनसिक्योरिटी को एनालाइज कीजिए और फिर काउंटर के लिए प्रिपेयर्ड रहिए। सिंपल। भारत के बहुत बड़े पॉलिटिशियन और जाने माने आसामीज पोइट देवकांत बरुआ जी, जो लोग आसाम से, उन्हें मालूम है कि उनकी एक बहुत ही फेमस कविता रही है खागौर देखी सा। तो देवकांत बरुआ जी ने 1976 में एक बार कहा था कि इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। तो कौटिल्य का भी यही कहना था कि राजा और राज्य पर्यायवाची है। आज की तारीख में भी हम आमतौर पर कहते हैं मोदी सरकार, लेकिन हाँ, मॉडर्न डे डेमोक्रेसी में इसे सही नहीं माना जाता, और अगर आप मुझसे पर्सनली पूछोगे तो मैं भी इसे सही नहीं मानता। लेकिन हमें बोलना नहीं चाहिए,
कौटिल्य एंशिएंट टाइम में वो बात बोल रहे थे। तो राजा का सबसे बड़ा गुण यह होना चाहिए कि वो जितेंद्रिय हो, यानी कि अपने इंद्रियों पर उसका जीत हो। राजस्य मूलम इंद्रिय जय, याद कीजिए उस श्लोक को, ऐसा कहा गया था। राजा को खुद अपना नियंत्रण करना चाहिए, इसलिए उन्होंने राजा को स्वामी कहा, क्योंकि स्वामी का मतलब है कि वन हु इज रूल्ड बाय हिमसेल्फ, वो जो खुद का शासन खुद कर सके। वो कहते हैं शासक को जितेंद्रिय राजर्षि होना चाहिए। राजर्षि यानी कि ऋषि या फिर योगी जो राजा है। तो कौटिल्य ऐसे राजा की बात उस समय पर कर रहे थे। अब समझते हैं चाणक्य के राजा वाले रेफरेंस को प्रेजेंट के टाइम पे। तो एग्जांपल के तौर पर हम लोग हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान को लेते हैं। तो पाकिस्तान की हिस्ट्री अगर आप उठाकर देखोगे तो वहां पे हमें दिखता है कि पाकिस्तान में आज तक किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने अपना टेन्योर पूरा नहीं किया। वहां पे रूलर चेंज होते रहते हैं। तो इसका नेगेटिव आउटकम हमें पाकिस्तान में देखने को मिलता है। सच कहूं तो किसी स्टेट को कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए, उसको अगर आपको जानना है तो आप पाकिस्तान को एक केस स्टडी की तरह ले सकते हो। ये सुनने में थोड़ा खराब लग सकता है, बट इट्स अ फैक्ट, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी वजह बर्बादी की ये भी है कि वहां पे रूलर चेंज होते रहते हैं। तो ऐसे में वो जो मशीनरी है स्टेट की, जिसने उस पर काम किया किसी विजन पे, तो दूसरा रूलर आएगा और वो बोलेगा कि मुझे कुछ और करना है क्योंकि मेरा विजन अलग है। तो इस राजनीति के चक्कर में स्टेट के इंटरेस्ट कंप्रोमाइज होने की संभावना ज्यादा है। स्टेट के इंटरेस्ट कंप्रोमाइज हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आज मैंने कुछ कर दिया और मुझे रिजल्ट कल मिलेगा। भाई टाइम लगता है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपके राज्य के रूलर, शासक या फिर राजा या फिर आप कह सकते हो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, आज के तारीख पे अगर हम बात करें तो वो अगर चेंज होता रहेगा तो ऐसे में आपकी स्टेट की जो कैपेसिटी है वो डिक्रीज होगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप चाइना या रशिया को देखोगे तो वहां पे हमें दिखता है कि वो काफी पावरफुल है। शी जिनपिंग ने तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी ला दिया कि जब तक वो है वही शासक बनेंगे, बिकॉज शी जिनपिंग हैज अ ग्रेट विजन फॉर चाइना। रशिया में भी अगर आप पुतिन को देखोगे तो एक लंबे अरसे से वही रशिया को चला रहे हैं। तो ऐसे में रूलर का चेंज ना होना ये स्टेट के लिए बहुत जरूरी है। हालांकि डेमोक्रेसी में इसको सही नहीं माना जाता। बहरहाल जो भी हो, लेकिन अगर रूलर कमजोर हो गया तो इसका प्रभाव केवल उस देश में नहीं पड़ेगा, उसके आसपास जो पड़ोसी है, जो रीजन है, उस पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। पूरे विश्व में इसका प्रभाव पड़ने वाला। उस देश का शासक कमजोर तो वहां की सेना मजबूत, आईएसआई मजबूत, और जो टेररिस्ट ग्रुप है उनको समर्थन मजबूत। तो इसके नतीजे में वो हमारा नुकसान करते और फिर काउंटर में हम उनको अच्छा जवाब देते। तो अल्टीमेटली नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान लोगों का हो रहा है। इसलिए विष्णुगुप्त कहते हैं शासक को शक्तिशाली होना चाहिए। तो राजा वाले पॉइंट को आज हम यहीं पे खत्म करते हैं और वीडियो को भी यहीं पे समाप्त करते हैं। वैसे मैंने सोचा था कि इस वीडियो में मैं चाणक्य के एटलीस्ट 3 अंगों के बारे में बताऊं, लेकिन वीडियो शूट करने में बहुत दिक्कत हो रही है क्योंकि चारों तरफ नॉइज इतना ज्यादा आ रहा है कि आवाज शायद आप लोगों तक अच्छा पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा मुझे नहीं मालूम। अगले वीडियो में कुछ और भी अच्छे से मैं चीजों का इंतजाम करूंगा। और वीडियो शूट करने में बहुत दिक्कत हो रही है, चारों तरफ इतना ज्यादा हल्ला मचा हुआ है कि क्या बताओ। बहुत रुक रुक के वीडियो शूट कर रहा हूँ। और प्लीज आप लोग हो सके तो मुझे एक अच्छा माइक रिकमेंड कीजिए ताकि मैं अगले वीडियो में और अच्छे कुछ चीजों का और अच्छे से इंतजाम करके आप लोगों तक वीडियो पहुंचाऊं। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। तो अगले वीडियो में हम लोग बाकी के अंगों के बारे में बात करेंगे और अच्छे से मैं और भी कुछ चीजों का इंतजाम करूंगा ताकि आप लोगों तक, टेक्निकलिटी में मुझे इतना आइडिया नहीं है, कई सारी चीजों को मुझे इतना इन सब का कुछ पता नहीं है। तो प्लीज आप लोग हो सके तो मुझे एक माइक जरूर रिकमेंड कर दीजिए, कमेंट सेक्शन पे बता दीजिए कि कौन सा माइक सही रहेगा वीडियो के लिए। तो एनीवे उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।